वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। मैं द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का थर्ड पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी 4 वीडियो में 4 क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है और आज है यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आज यह 5वां वीडियो अर्थात 5वां क्लास है। इसके पहले 4 क्लास में पढ़ चुके हैं। जो लोग अभी नए हैं वो पहले वो वाला वीडियो सब क्लासेस देख लें चारों, फिर उसके बाद ये वाला 5वां क्लास देखें। और आज यहीं से शुरू करते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न निर्देश देख लें थोड़ा सा। इस खंड में प्रश्न संख्या 7 से 11 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। तो 7 से 11 मतलब 5 प्रश्न रहेगा, उसमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो प्रत्येक प्रश्न मतलब एक प्रश्न 15 नंबर का रहेगा तो 2 प्रश्न करना होगा 30 नंबर, मतलब 30 अंक यहीं से प्राप्त होगा। और 500 मतलब 500 शब्दों में एक प्रश्न करना होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा वीरगाथा काल की प्रमुख रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए और उस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां का वर्णन कीजिए। अथवा आदिकाल की प्रवृत्तियां का सोदाहरण परिचय दीजिए, अथवा आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, अथवा हिंदी के आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। आदिकाल भारतीय और इस्लाम इन दोनों संस्कृतियों के संक्रमण एवं ह्रास विकास की गाथा है। इस काल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वह परंपरागत गौरव से विच्छिन्न तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। तत्कालीन जनजीवन के स्वरूप में इस संस्कृति की व्यापक छाप मिलती है। उत्सव, मेले, वेशभूषा, आहार, विवाह, मनोरंजन आदि सब में मुस्लिम रंग मिल गया है। संगीत, चित्र, वास्तु एवं मूर्तिकलाओं में की मूल भारतीय परंपरा धीरे धीरे तय होती गई है। इस प्रकार इस काल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों के प्रभाव से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उस काल के साहित्य में वीरों की गाथाओं के साथ युद्धों का सजीव वर्णन है और उसी प्रसंग में आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जनजीवन से संपर्क तथा राष्ट्रीयता का अभाव है। उपलब्ध रचनाओं के आधार पर आदिकाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला हेडिंग है साहित्यिक प्रवृत्ति। इसमें लिखेंगे इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की थी जिसका विकास परंपरागत था। दूसरा धारा का साहित्य प्राकृतिक एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में प्रतिध्वनित हो रही थी। इस काल का साहित्य स्पष्टतः राजा, धर्म और लोक के 3 आश्रयों में विभाजित हो चुका था। इनकी भाषाएं भी प्रायः निश्चित हो चुकी थी। संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी तथा हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसमें संस्कृत साहित्य का तो सामान्य जनता का सामान्य जनता तथा हिंदी कवियों पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था,
किंतु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिंदी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। आदिकाल के साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य और पांचवा लौकिक साहित्य। दूसरा हेडिंग है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इसमें लिखेंगे इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहा करते थे, इसलिए वे अपने आश्रयदाताओं की धर्मवीरता, युद्धवीरता तथा ऐश्वर्य की जी खोलकर ओजस्वी भाषा में प्रशंसा किया करते थे। इस प्रशंसा से उन्हें राजा की ओर से धन और मान प्राप्त होता था। इसी लोभ के कारण उन्होंने पात्र और कुपात्र का भी ध्यान नहीं रखा है। उदाहरण स्वरूप केदार भट्ट कृत जयचंद प्रकाश में कवि ने जयचंद जैसे देशद्रोही की कीर्ति गाथा का गान किया है। तीसरा हेडिंग है वीर रसपूर्ण रचनाएं। इसमें लिखेंगे 10वीं तथा 14वीं शताब्दी के मध्य में वीर रस का एक अपूर्ण झरना काव्य 10वीं तथा 14वीं शताब्दी के मध्य में वीर रस का एक अपूर्ण झरना काव्य समुद्र से निकला। इस बात को हम झुठला नहीं सकते। जितने भी रासो ग्रंथ राजपुरुषों को आधार बनाकर लिखे गए हैं उनमें वीर रस काव्यों की प्रधानता पाई जाती है। चारण और भाटों ने भी राज की प्रशंसा का गान करने के लिए उनका बढ़ाकर वर्णन किया है। चौथा है श्रृंगार का काव्य। इस काल में श्रृंगार रसपूर्ण काव्य की रचना भी हुई, क्योंकि राजा लोग ऐश्वर्य को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आलोचयुगीन कवियों ने जितने भी कथानक लिखे उनमें युद्ध के पीछे प्रायः सुंदरियों और उनमें प्रेम प्रसंगों की कल्पना ही प्रमुख है। पांचवा हेडिंग है राष्ट्रीय भावना का अभाव। इसका कारण यह है कि इस काल के कवियों ने केवल अपने आश्रयदाता की रुचि और हित का ही ध्यान रखा। उनकी दृष्टि से उनके आश्रयदाताओं का राज्य ही राष्ट्र का स्वरूप था। इस प्रकार आदिकाल के चारण कवियों को देश की चिंता न थी। कभी कभी तो उन्होंने सेनाओं को पारस्परिक गृह युद्ध के लिए भी प्रेरित किया, जिससे देश की एकता छिन्न भिन्न हो गई। छठवां हेडिंग है ऐतिहासिक प्रामाणिकता का अभाव। इसमें लिखेंगे वीर गाथा काल के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की। ऐसा करने के लिए उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने सेना, युद्ध सामग्री आदि का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि उसमें सत्य का उद्घाटन करना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वे प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माने जा सकते हैं। सातवां हेडिंग है प्रकृति चित्रण। इसमें लिखेंगे इस काल में प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दो रूपों में देखने को मिलता है। नगर, पर्वत, नदी, वन आदि का वस्तु वर्णन सुंदर बन पड़ा है। कहीं कहीं जहाँ पर वीरगाथा काल ने प्रकृति चित्रण के लिए परिगणन शैली को अपनाया है, वहाँ नीरसता, सूक्ष्मता और अस्वाभाविकता जैसे दोष आ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल के कवियों को प्रकृति के सौंदर्य ने आकर्षित नहीं किया। आठवां हेडिंग है जन साहित्य का अभाव। इसमें लिखेंगे वीरगाथात्मक साहित्य में यह दोष दिखाई देता है कि वह जनजीवन से दूर है। इस साहित्य का संबंध अधिकांश रूप से सामान्य जनता की अपेक्षा राजाओं के बराबर से अधिक रहा। इस प्रवृत्ति से यह साहित्य सच्चे साहित्य के उद्देश्य से गिरा हुआ प्रतीत होता है। नवा हेडिंग है दार्शनिक तत्वों का अभाव। इस काल की प्रायः
सभी रचनाओं में दार्शनिक तत्वों का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें प्राकृतिक दृश्यों के मनोहारी चित्र भी दर्शनीय नहीं हैं। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का यह कथन उल्लेखनीय है, न तो इन वीर गीतों में दार्शनिक तत्वों का समावेश ही है और न इनमें प्राकृतिक दृश्यों का ही मनोरम चित्रण है। 10वां हेडिंग है रूढ़िवादी कविता। इस युग की रचनाओं में परंपरागत काव्य रूढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। आचार्य द्विवेदी जी के अनुसार साधारणतः इनमें परंपरा से प्राप्त काव्य रूढ़ियों के साँचे में ढली हुई चिराचरित कथानक रूढ़ियों से पली हुई और बधे बधाए मार्ग में चली हुई कविता ही प्रारंभ होती है। सिर्फ एक बात में इनमें नवीन प्राणी का स्पंदन सुनाई देता है और नवीन वक्तृत्व भंगिमा की ताजगी की अनुभूति होती है, वह है इस श्रेणी की रचनाओं की वीर पंक्तियाँ। निष्कर्ष इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आदिकाल का हिंदी साहित्य अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित एवं समृद्ध हुआ है। इस युग में हिंदी भाषा जनजीवन से रस लेकर आगे की ओर अग्रसित हुई है। उसने अपनी विविध बोलियों को एक रूपता की ओर बढ़ाकर एक सूत्र से आबद्ध किया है। जीवन के विविध पक्षों का उसके साहित्य संसार में विविध चित्रण हुआ है। परवर्ती कालों के लिए उसने अनेक परंपराएं डाली हैं, अनेक काव्य रूप तथा शैल शिल्प आदिकालीन साहित्य में प्रकट और पुष्ट हुए हैं। अतः आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग स्वीकार किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास प्रस्तुत करते हुए यह प्रमाणित कीजिए कि क्या नवीन विकसित साहित्य चेतना के आलोक में हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है, अथवा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल के इतिहास का महत्व बताइए। हिंदी साहित्य का निर्माण तो बहुत समय से चला आ रहा था, किंतु उसके वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन का कार्य लगभग 100 वर्ष से प्रारंभ हुआ है। 19वीं सदी के अंत तक 84 वेस्टर्न की वार्ता, भक्तमाल और कविमाला आदि पुस्तकें अवश्य मिलती हैं, किंतु इन पुस्तकों में या तो कुछ भक्तों की जीवनियाँ लिखी गई हैं या कुछ कवियों ने अपने संबंध में कुछ कहा है। इनमें कालक्रम तथा संवत आदि का अभाव है तथा इनमें साहित्य की प्रगति और प्रवृत्तियाँ का परिचय प्राप्त नहीं होता है। अतः इन ग्रंथों को सच्चे अर्थों में इतिहास कह सकना कठिन है। पहला पॉइंट है, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ठहरता है, जिसने इस्तवार द लिटरेचुर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। इस ग्रंथ के प्रारंभ में तासी ने 24 पृष्ठों की भूमिका में हिंदी भाषा और साहित्य के विषय में विचार प्रकट करते हुए उर्दू भाषा को हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है। फिर भी तासी के इतिहास में कुछ त्रुटियां हैं। तासी ने हिंदी के प्रधान कवियों की जीवनियाँ तथा उनके काव्य ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत किया है, साहित्यगत प्रवृत्तियों की चर्चा नहीं की है। तासी ने काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया है। शायद यही कारण है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानने में शंका प्रकट की है। लेकिन नलिन बिलोचन शर्मा ने निर्विवाद रूप से तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक माना है। दूसरा पॉइंट है, तासी के अनंतर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। इसमें 838 कवियों की रचनाओं के नमूने दिए गए हैं। काव्य संग्रह के उपरांत ग्रंथ के उत्तरार्ध में सेंगर जी ने 1001
3 कवियों का जीवन चरित्र भी आकारा आकारादि क्रम से दिया है। इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ का अधिक महत्व नहीं है, फिर भी कई उपयोगी सामग्री के व्यापक रूप से संकलित करने के कारण डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसे हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु माना है। तीसरा पॉइंट है, इतिहास लेखन के लिए इन 2 बातों की आवश्यकता: काल क्रमानुसार काव्य परिचय और काल विभाजन। पहली बार डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पाई जाती है। ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा, उसके साहित्य तथा उसके क्षेत्र निर्धारण में जिस निश्चयात्मक वैज्ञानिक बुद्धि का परिचय दिया है वह नितांत प्रशंसनीय है। इसने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को नाना प्रवृत्तियों के रूपों, चारण काव्य, धार्मिक काव्य तथा दरबारी काव्य रूप में रखकर भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल घोषित किया। प्रत्येक काल की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों और प्रेरक स्रोतों का निर्देश किया। ग्रियर्सन के इस ग्रंथ की निम्नांकित विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ ने बाद में लिखे जाने वाले हिंदी साहित्य के इतिहासों को प्रभावित किया है। पहला है इस ग्रंथ में पहली बार कवियों का विवरण काल क्रमानुसार दिया गया है। दूसरा, प्रत्येक काल की तो नहीं, कुछ कालों की सामान्य प्रवृत्तियां भी दी गई हैं। तीसरा पॉइंट है, कवियों के विवरण यद्यपि अत्यंत संक्षिप्त हैं, पर निम्नलिखित 18 कवियों का विवरण पर्याप्त विस्तार से दिया गया है। इसमें पहला है, ए है चंदबरदाई, बी जगनिक, सी सारंगधर, डी कबीरदास, ई विद्यापति, एफ मलिक मोहम्मद जायसी, जी वल्लभाचार्य, एच विट्ठलनाथ, आई सूरदास, जे नाभादास, के बीरबल, एल तुलसीदास, एम बिहारी लाल, एन सरदार, ओ हरिश्चंद्र, पी लल्लूलाल, क्यू कृष्णानंद व्यासदेव, आर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। शुक्ल जी के इतिहास के प्रकाश में आने के पूर्व एक युग था जब यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। निश्चय ही इस पुस्तक को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास होने का गौरव प्राप्त है। चौथा पॉइंट है, इतिहास लेखन की परंपरा को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में मिश्र बंधुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिश्र बंधुओं ने 1970 विक्रमी में मिश्रबंध विनोद नाम से हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 4 भागों में प्रकाशित कराया। इसमें प्रमुख कवियों के विवरण समालोचना सहित विस्तार पूर्वक दिए गए हैं और सामान्य कवियों की नामावली केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दे दी गई है। मिश्रबंध विनोद में साहित्य के विविध अंगों पर प्रकाश डालकर साहित्यकारों का साहित्यिक मूल्यांकन कर दिया गया है तथा उनकी श्रेणियां बना दी गई हैं। इस ग्रंथ के महत्व को स्वीकार करते हुए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने लिखा है, मैं निश्चित रूप से स्वीकार करता हूँ कि मिश्रबंध विनोद हिंदी में किसी भारतीय एवं हिंदी भाषी द्वारा तथा हिंदी भाषा भाषियों के लिए लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास है। समग्रतः विचार करने पर यह हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास है। अपनी विशालता के कारण यद्यपि भूलों से भी यह भरा भूरा है, पर अभी तक इतने अधिक कवियों का समावेश करने वाला हिंदी का कोई इतिहास नहीं लिखा गया है। फिर उसके बाद 5वां पॉइंट है। इसके बाद हम लोग 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट
और यहाँ पर चौथा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के इतिहास में आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का अति महत्वपूर्ण स्थान है। शुक्ल जी का उद्देश्य हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, इसलिए बहुत सारे कवियों का इसमें समावेश करना उन्हें अभीष्ट नहीं था। उन्होंने केवल कुछ प्रमुख कवियों को लिया, प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया है। उनके इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके द्वारा लिखित अनेक तथ्य एवं तिथियां भले ही अशुद्ध सिद्ध हो जाएं, पर उन्होंने कवियों के संबंध में जो कुछ आलोचनात्मक विचार प्रकट किए हैं वे अपनी जगह पर अटल हैं और अत्यंत अर्थपूर्ण हैं। निसंदेह यह अपने विषय का सर्वप्रथम इतिहास है जिसमें अत्यंत व्यापक सूक्ष्म दृष्टि विकासवादी दृष्टिकोण, विशद विवेचन व विश्लेषण तथा तर्कानुमत निष्कर्ष एकत्र मिलते हैं। सचमुच हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में शुक्ल जी का इतिहास मील के पत्थर के समान है। और छठा पॉइंट है शुक्ल जी के इतिहास के अनंतर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल कृत हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 तथा हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी उल्लेखनीय रहा। किंतु इस श्रृंखला में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल एक नवीन दिशा प्रस्तुत करते हैं। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथों के द्वारा हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को एक नई दिशा प्रदान की, साथ ही साथ समूचे मध्यकालीन साहित्य को एक नवीन, व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी। जहां शुक्ल जी ने अपने इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण केवल एक पक्षी परिस्थितियों के आधार पर किया, वहीं द्विवेदी जी ने उन्हें संस्कृत और शास्त्र की पूर्व परंपराओं का सुपुष्ट एवं सुसमृद्ध आधार प्रदान किया है। 7वां पॉइंट है विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखित एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य भी हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें साहित्य के इतिहास को तीन कालखंडों आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया गया है। समस्त काव्य परंपराओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया गया है। 8वां पॉइंट है नागरी पचारणी सभा काशी ने भी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कई खंडों में कई अधिकारी विद्वानों के सहयोग से प्रकाशित किया है। हर्ष की बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पहली बार लोक साहित्य को भी समेटकर इस योजना के 16वें भाग में प्रकाशित किया गया है। इस भाग के संपादक महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन तथा डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव कृत आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर श्री कृष्णलाल कृत आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास तथा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का एक वैज्ञानिक इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ की पुस्तकें विशेष उल्लेखनीय हैं। इधर हाल के वर्षों में डॉक्टर नगेंद्र के कुशल संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी वाङ्मय 20वीं सदी इतिहास संबंधी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनमें अनेक अधिकारी विद्वानों ने इतिहास के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधानपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला है।
इतिहास के इन महत्वपूर्ण पुस्तकों के अलावा हिंदी साहित्य के विभिन्न काल खंडों, काव्य रूपों तथा विविध धाराओं पर शोधपूर्ण समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं। इनमें साहित्य के अनेक अज्ञात तथ्यों और अनिर्णित प्रश्नों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। फिर भी नवीन शोध परिणामों और विकसित साहित्य चेतना के आलोक में हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता क्यों? इसके दो स्पष्ट कारण हैं: साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदले हुए युग बोध के कारण साहित्य की प्रक्रिया में परिवर्तन होता रहा है। इसका कारण यह है कि पिछले दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है, जिससे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गए हैं। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन पिछले 4 दशकों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप अनेक नवीन आधार स्रोतों का उद्घाटन हुआ है। इस शताब्दी के प्रारंभ तक इस प्रकार के साधन सीमित थे और हिंदी के इतिहासकार को प्रायः सभा की खोज रिपोर्टों या विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ही अधिक निर्भर रहना पड़ता था। परंतु आज अनेक क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही हैं और नित्य नवीन सामग्री का प्रकाशन हो रहा है। परिणामतः इन शोध परिणामों का उपयोग करना इतिहासकार के लिए आवश्यक हो गया है, परंतु इस विषय में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है। इतिहास में ऐसी सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। दूसरी बात यह है कि नए तथ्यों और नए शोध निष्कर्षों का इतिहासकार आदर तो करता है, किंतु उनके लिए वे तब तक ग्राह्य नहीं होते जब तक कि समय का प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त न हो जाए। इतिहासकार को नई दृष्टि के आलोक में इतिहास की रचना करनी होगी। यथा विक्रम संवत अथवा शक संवत से आज के पाठक का संपर्क नहीं है, अतः हिंदी साहित्य के नए इतिहास में ईस्वी सन का प्रयोग ही उचित है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी में अभी उचित प्रगति नहीं हुई है। परिणामतः यह है कि 100 से ऊपर इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन के बाद भी हिंदी में सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास आचार्य शुक्ल का ही है, जिसको प्रकाशित हुए आज से लगभग 55 वर्ष हो गए, जबकि हिंदी का सृजनात्मक एवं आलोचना साहित्य बहुत आगे निकल चुका है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने यद्यपि शुक्ल जी के इतिहास को ऐसा प्रकाश स्तंभ माना है जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभाशून्य प्रतीत होते हैं और परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित हैं, तथापि उनके एक वैज्ञानिक इतिहास लिखने की आवश्यकता का इसलिए अनुभव किया क्योंकि विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इतने अनुसंधान कार्य हुए हैं जिनसे बहुत सी ऐसी सामग्री नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। इस दृष्टि से नागरी पचारणी सभा काशी हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास लेखन की एक योजना तैयार की है। इस इतिहास के कुछ खंड प्रकाशित भी हो गए हैं। इतिहास प्रत्येक खंड का एक विद्वान संपादक है जो कई सहयोगी लेखकों से कार्य संपन्न कराता है। इस योजना का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि
हिंदी की बहुत सी बिखरी सामग्री को एकत्र कर दिया गया है, लेकिन प्रत्येक खंड के संपादक अलग अलग हैं और लेखकों की संख्या शताधिक है। प्रत्येक लेखक की अपनी दृष्टि और शैली है तथा समुचित संयोजन एवं समन्वय का अभाव है। इसलिए इसमें कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति अथवा परस्पर विरोधी इसलिए इसमें कहीं कहीं पर पुनरावृत्ति अथवा परस्पर विरोधी निष्कर्ष भी मिल जाते हैं। आशा है कि भविष्य में इन सारी बातों को एक में समेटकर कोई नवीन इतिहास ग्रंथ आ सकेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकाल के विभिन्न नामकरणों की विवेचना करते हुए शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण की सार्थकता पर विचार कीजिए, अथवा हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं उसके नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए, अथवा हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल का समय निर्धारण एवं नामकरण संबंधी विविधताओं का विवेचन कीजिए। उत्तर है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में अनुसंधान करने का प्रयास सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1886 से 1889 नामक इतिहास ग्रंथ में किया। यद्यपि इसके पहले भी फ्रांसीसी लेखक गार्सा दतासी तथा शिव सिंह सरोज 1877 ईस्वी आदि ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला था, परंतु इसमें लिखा गया इतिहास बिखरा हुआ प्राप्त होता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को ऐतिहासिक कालक्रम से लिखने का प्रयास किया। काल विभाजन के साथ ही ग्रियर्सन ने विविध गुणों में वर्तमान साहित्य प्रवृत्तियों का भी द्योतन करने का प्रयास किया, परंतु जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन आगे चलकर मान्यता प्राप्त न कर सका। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्रबंध विनोद नामक इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या उठाई। इनके इस ग्रंथ में काल विभाजन की कोई निश्चित दिशा नहीं है। कहीं तो वे हिंदी साहित्य के युगों को आदिकाल, प्रौढ़ काल आदि समय के आधार पर किए गए विभागों में बांटते हैं, और कहीं विभिन्न कवियों के नाम के आधार पर युग विशेष का नाम रखते हैं, जैसे तुलसी युग, सूर्य युग आदि। यदि काल विभाजन की इस अनिश्चितता को परे रखकर देखा जाए तो मिश्र बंधुओं बिहारी सुखदेव, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी द्वारा किया गया यह प्रयास हिंदी भाषा में साहित्य के इतिहास की विस्तृत रूपरेखा के निर्माण के क्षेत्र में किया गया अस्तुत्य प्रयास कहा जा सकता है। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के पश्चात आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में हिंदी साहित्य का प्रमाणिक काल विभाजन प्रस्तुत किया। उन्होंने 10वीं सदी से लेकर आधुनिक युग तक पूरे साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को 4 भागों में विभाजित किया। पहला है आदिकाल, वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, रीतकाल संवत 1700 से 1900 तक। चौथा आधुनिक काल, गद्यकाल संवत 1900 से 1984 तक। शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन का आधार शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इन 4 कालों वीरगाथा काल, भक्तकाल, रीतकाल तथा गद्यकाल का नामकरण प्रत्येक युग की विशेष प्रवृत्तियों को ध्यान में रख कर किया था। वे स्वयं ही अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए काल विभाजन को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि यद्यपि इन कालों कोई रचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है,
पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्ति काल को लें तो उसमें वीर रस की अनेक रचनाएं मिलेंगी, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की होगी जिस ढंग की वीरगाथा काल की रचनाओं में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले जो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। शुक्ल जी द्वारा किए गए काल विभाजन की कमियां। पहला, वीरगाथा काल इसमें लिखेंगे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग का नाम शुक्ल जी ने वीरगाथा काल रखा। यह नामकरण उन्होंने प्राप्त 12 पुस्तकों में वीरगाथा काल वीरगाथात्मक साहित्य से संबंधित पुस्तकों की अधिकता को देखते हुए किया। शुक्ल जी स्वयं लिखते हैं, आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशज भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्मत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती। शुक्ल जी द्वारा उल्लिखित 12 पुस्तकें इस प्रकार हैं। 4 साहित्यिक पुस्तकें, पहला विजयपाल रासो, दूसरा हमीर रासो, तीसरा कीर्ति लता और चौथा कीर्ति पताका। फिर उसके बाद है देशज भाषा काव्य की 8 पुस्तकें, पहला कुमार रासो, दूसरा विशलदेव रासो, चौथा पृथ्वीराज रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा जयचंद्र प्रकाश, पांचवा जयमयंक जसचंद्रिका और छठवां परमाल रासो आल्हा का मूल रूप, सातवां खुसरो की पहेलियां, आठवां विद्यापत पदावली। इस अपभ्रंश तथा देशज भाषा के 12 ग्रंथों में अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर शेष ग्रंथ वीरगाथात्मक है। अतः वीरगाथाओं की प्रचुरता देखते हुए इस युग का वीरगाथा काल नामकरण ही किया जा सकता है, परंतु शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित इस नामकरण को स्वीकार करने में अनेक कठिनाइयां हैं, जिसका क्रमबद्ध विवेचन निम्न प्रकार है। पहला, शुक्ल जी ने जिन उपर्युक्त 12 ग्रंथों को अपने नामकरण का आधार बनाया, उसके अतिरिक्त भी उनके रचनाएं प्रकाश में आई हैं जो समय की दृष्टि से हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग में पड़ती हैं। आधुनिक विकास के सतत परिश्रम एवं खोजों के परिणाम स्वरूप और भी कई ग्रंथ प्रकाश में आए हैं जिनका पता संभवतः शुक्ल जी को नहीं था। उन्होंने इस युग की रचनाओं में वीरगाथात्मक रचनाओं की ही प्रचुरता देखी, परंतु आधुनिक खोजों के आधार पर हिंदी के प्रारंभिक युग में वीरगाथाओं के अतिरिक्त 3 और प्रवृत्तियां से संबंधित रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। पहला पॉइंट है बौद्ध सिद्ध नाथों तथा जैन मुनियों की योग एवं उपदेशात्मक रचनाएं। दूसरा पॉइंट है लौकिकता से ओतप्रोत देशज भाषा के विरुद्ध काव्य जैसे संदेश रासक, ढोला मारू दूल्हा आदि। तीसरा पॉइंट है अन्य विषयों से संबंधित फुटकर कविताएं जैसे अमीर खुसरो की कविताएं आदि। दूसरा, शुक्ल जी ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर युग का वीरगाथात्मक नामकरण किया है, उसमें 3 रचनाओं विद्यापत पदावली, कीर्ति पताका तथा अमीर खुसरो की कविताओं का वीरगाथाओं से कोई संबंध नहीं है। विद्यापत की ये 2 रचनाएं प्रेम और श्रृंगार से संबंधित हैं। खुसरो की कविता शुद्ध रूप से लौकिकता को प्रश्रय देने वाली हैं। जहाँ तक वीरगाथात्मक रचनाओं का संबंध है, इसमें 3 जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका तथा हमीर रासो नोटिस मात्र है।
इसकी सूचना भर मिलती है, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। पृथ्वीराज रासो और परमार रासो की प्रामाणिकता में आज भी संदेह है। बीसल देव रासो तो शुद्ध रूप से एक विरह काव्य कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में शुक्ल जी के नामकरण के सारे आधार ही खिसकते दिखाई पड़ते हैं। इन सभी उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्ल जी द्वारा प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि एक विशेष वीरगाथा के आधार पर किया गया नामकरण इस युग की अन्य प्रवृत्तियों से संबंधित रचनाओं को समाहार अपने आप में नहीं कर पाता और स्वयं ही अव्याप्त दोष से दूषित हो जाता है। इन सभी तर्कों को ध्यान में रखते हुए आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय के आधार पर इस युग का नामकरण आदिकाल करने का सुझाव दिया है, जो कुछ परेशानियों के होते हुए भी अधिकतर विद्वानों को मान्य है। दूसरा, भक्तिकाल, इसमें लिखेंगे संवत 1400 से 1600 के बीच हुई भक्त संबंधी रचनाओं को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने 300 वर्षों के काल को भक्तिकाल का नाम दिया। इस पूरे काल के बीच भक्ति की दो प्रमुख धाराएं प्रवाहित हुई, पहला निर्गुण और दूसरा सगुण। पुनः इस निर्गुण और सगुण के भी क्रमशः ज्ञानाश्रयी तथा राम भक्ति धारा तथा कृष्ण भक्ति धारा के दो दो भेद हुए। इस प्रकार का नामकरण भी अव्याप्ति दोष से दूषित माना जाएगा। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ही आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय के ही आधार पर इस युग का पूर्व मध्य युग नाम रखने का सुझाव दिया है। तीसरा है रीतकाल। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 के बीच हिंदी साहित्य में रीत संबंधी रचनाओं की प्रमुखता को देखते हुए प्रवृत्ति के आधार पर इन 200 वर्षों के काल का नामकरण रीतकाल किया। इस पूरे युग में संस्कृत के आलोचनात्मक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के अनुकरण का ही प्राचुर्य दिखाई पड़ता है, अतः इसका नामकरण रीतकाल ही उचित है। शुक्ल जी ने इस काल का रीतकाल नामकरण करते हुए समय के आधार पर किए जाने वाले नामकरण उत्तर मध्य युग या मिस्र बंधुओं द्वारा किए गए कवियों के नामकरण के आधार पर नामकरण की तीव्र आलोचना की है। वे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक की भूमिका में भी लिखते हैं। रीतकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है, उसका विभाजन करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए रीतकाल नामकरण पर भी विद्वान आलोचकों ने अनेक आपत्तियां उठाई हैं। एक तो शुक्ल जी ने जिस युग में केवल रीत संबंधी रचनाओं की ही प्रमुखता बताई है, उस युग में अनेक रीत मुक्त कवि और उनकी रचनाएं मिलती हैं। दूसरे रीत संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त इन युग की रचनाओं में भक्ति और वीरता का भी स्वर मुखर हुआ है। भूषण जैसे उच्च कोटि के वीर रस के उद्भावक कवि इसी युग में हुए। केशव जैसे राम भक्त से संबंधित कवि भी इसी युग की सीमा में पड़ते हैं। इस सब के अतिरिक्त ग्रंथों की शास्त्रीयता से अलग हटकर कवियों द्वारा की गई रचनाओं के मूल को देखा जाए तो वह राधा कृष्ण की ललित एवं सिंगारिक भक्ति से ओतप्रोत है। ऐसी स्थिति में पूरे युग की विशेषताओं को अलग हटाकर तथा कविता की आत्मा पर ध्यान न देकर केवल उसके बाह्य कलेवर को देखकर किया गया नामकरण कभी भी उपयुक्त नहीं हो सकता। इस पूरे काव्यकाल में की गई रचनाओं में श्रृंगार की प्रमुखता को देखते हुए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस युग को श्रृंगार काल नाम देना चाहा है। वे इस पूरे युग की काव्यधारा को
तीन प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। पहला, रीतिबद्ध काव्यधारा। इसके अंतर्गत घनानंद, केशव, चिंतामण त्रिपाठी, मतिराम देव आदि की रचनाओं को देखते हैं। दूसरा, रीतिमुक्त काव्यधारा। इसके अंतर्गत ठाकुर बोधा, द्विजदेव आदि की उन्मुक्त प्रेमपरक अभिव्यक्तियों से संबंधित काव्य रचनाओं को लिया गया है। तीसरा है रीति सिद्ध काव्यधारा। इसके अंतर्गत बिहारी सतसई जैसी रीत से मुक्त होते हुए रीत का अनुसरण कर रची गई कृतियों को रखा गया है। इन तीनों प्रकार की रचनाओं में मूल भाव श्रृंगार ही है। अतः मिश्र जी ने सुझाव दिया कि इस युग का नामकरण श्रृंगार काल किया जाना चाहिए, परंतु इस नामकरण के विरोध में वही आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। यदि केवल श्रृंगार को ही आधार मानकर युग का नामकरण कर दिया जाएगा तो इस युग में पाई जाने वाली भक्ति और वीर रस से संबंधित रचनाओं का संकेत न मिल सकेगा। नामकरण तो ऐसा होना चाहिए जिससे युग की सभी प्रवृत्तियों का द्योतन भली भांति हो सके। चौथा हेडिंग है गद्य काल। हिंदी साहित्य के पिछले 3 युगों में काव्य रचनाओं का ही बोलबाला रहा। गद्य रचनाएं अस्तित्वहीन सी रही हैं। अंग्रेजों के भारत आगमन के बाद लगभग संवत 1900 से गद्य रचनाओं का प्रचलन हुआ। इसी आधार पर आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 के बाद संपूर्ण साहित्यिक रचनाओं के काल को गद्य काल कहना चाहा। उनकी दृष्टि में गद्य काल का आविर्भाव इस रचना काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। परंतु शुक्ल जी द्वारा किए गए अन्य युगों के नामकरणों की भली भांति इस युग के नामकरणों को लेकर भी आपत्तियां उठाई गई हैं। नामकरणों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह युग मात्र गद्य रचनाओं का युग है, पर स्थिति इसके विपरीत है। हिंदी की उच्चकोटि की काव्य रचनाओं तथा कविता से संबंधित विविध वादों का आविर्भाव इसी काल में हुआ। ऐसी स्थिति में मात्र गद्य रचनाओं के आधार पर युग का नामकरण उपयुक्त नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अंग्रेजों के इस शासन काल में भारतीयों की चित्तवृत्ति और उनकी अंतःचेतना में आधुनिक युग की प्रगति के अनुकूल लक्षणों को देखते हुए ही समय के आधार पर इस युग का नामकरण आधुनिक युग किया, जो आज प्रायः सभी विद्वान आलोचकों को स्वीकार्य है। वैसे ही सतत प्रगति की ओर बढ़ते मानवीय विचारों के इस युग को किसी एक प्रवृत्ति के दायरे में ला बैठाना असंभव है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन आचार्य शुक्ल द्वारा किए गए प्रवृत्तिगत काल विभाजन की कमियों को ध्यान में रखते हुए द्विवेदी जी ने समय के आधार पर हिंदी साहित्य के 1000 से भी अधिक वर्षों के इतिहास को चार काल खंडों में बांटा। पहला आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य भाग तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से अब तक। इस काल विभाजन में भी दोष ढूंढा जा सकता है। हिंदी साहित्य के विविध युगों को आदि मध्य और आधुनिक इस 3 विभागों के अंतर्गत रखना ही समीचीन नहीं। इनमें 2 विभाग किए मध्यकाल और आधुनिक काल भारत के ऐतिहासिक काल विभाजन से संबंधित है। आदिकाल की संगत इसके साथ नहीं बैठती, परंतु इस असंगति
के रहते हुए भी आज के आलोचकों द्वारा यही काल विभाजन स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। अथवा मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भक्ति काव्य का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की सतर्क विवेचना कीजिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का तात्पर्य वह काल जिसमें रचित साहित्य अपने पूर्ववर्ती या परवर्ती काल में रचित साहित्य से उत्कृष्ट कोटि का रहा हो। इस दृष्टि से विचार करने पर भक्तिकालीन काव्य के को ही सर्वोत्तम माना जा सकता है। अतः अधिकांश विद्वान भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने के पक्ष में है। भक्तिकाल एक ओर तो मानव के उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, दूसरी ओर अपनी उदात्तता, सरसता एवं काव्य सौष्ठव के कारण भी काव्य रसिकों के हृदय को आप्लावित करता रहा है। उसकी आत्मा भक्ति है और शरीर काव्यालंकारों से पूर्णतः सुसज्जित, अतः वह एक साथ ही मन और आत्मा के भूख को तृप्त करता हुआ हृदय को रसासिक्त कर देता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग स्वीकार करते हुए कहा है, जिस युग में कबीर, जासी, तुलसी, सूर जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं का दिव्यवाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यदि हिंदी साहित्य में से इन कवियों के कृतित्व को निकाल दिया जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का गर्व न कर सकेंगे। भक्तिकाल को स्वर्णयुग मानने के पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं उनका विश्लेषण अग्र शीर्षकों के अंतर्गत सुगमतापूर्वक किया गया है। पहला हेडिंग है स्वान्तः सुखाय काव्य। इसमें लिखेंगे भक्तिकालीन कवियों ने स्वान्तः सुखाय काव्य की रचना की है। भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनी काव्य रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए घोषणा की, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। कबीर एवं सूर की काव्य रचनाएं भी स्वान्तः सुखाय से प्रेरित थी। काव्य रचना के लिए इन्हें न तो किसी दरबार का आश्रय लेना उचित लगा और न ही आश्रय दाता की झूठी प्रशंसा करने में उन्होंने रुचि दिखाई। तुलसी ने तो यहाँ तक कहा है कि सांसारिक व्यक्तियों की कीर्ति का गान करने से सरस्वती सिर धुन धुन कर पछताने लगती हैं कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति कवि को कविता करने की शक्ति क्यों दी, किन्हें प्राकृतिक जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगति पछताना। रीतकाल के कवि जहाँ दरबार में किसी आश्रय की खोज करते थे, वहीं भक्ति काल के कवि दरबार की एवं राजा की उपेक्षा करते हुए स्पष्ट घोषणा करते हैं। उसके बाद संतन कौ कहाँ सीकरी सौ काम। काव्य स्वतंत्र चेता व्यक्ति के हृदय से अनायास उद्भूत होने वाली अनुभूति की अभिव्यक्ति है। वह किसी बंधन को यदि स्वीकार करेगी तो उसका नैसर्गिक रूप नष्ट हो जाएगा और उसका प्राकृतिक सौंदर्य भी समाप्त होने का पूरा खतरा रहेगा। रीतकालीन दरबारी कवि न जाने कितने दरबार में काव्य रचना करते रहे होंगे। कभी उन्हें अपनी बहुज्ञता प्रदर्शित करनी होती थी तो कभी दंगलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना होता था। कभी वे अलंकारों की लड़ी सी बांधते हुए चमत्कार प्रदर्शन करते
थे तो कभी काव्य शास्त्र के रस का परिचय देते हुए काव्य मर्मज्ञ कहे जाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखते थे। कभी उन्हें नायिका भेद पर सायास काव्य रचना करनी होती थी तो कभी श्लेष बल से दूहरे अर्थों की व्यंजना करने वाले शब्द चयन पर दृष्टि टिकानी थी। भक्ति काल का कवि इन सब बंधनों से मुक्त था। इन कवियों के काव्य में जो कुछ है वह अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति के खरेपन के अलावा रंच मात्र भी कुछ और नहीं है। उसमें नैसर्गिक छटा है तथा प्राकृतिक सौंदर्य है। कृत्रिमता, सजावट, बनावट का लेस भी न होने के कारण वह रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। दूसरा हेडिंग है लोक मंगल का साहित्य। इसमें लिखेंगे लोक मंगल का साहित्य। इसमें लिखेंगे भक्तकालीन कवियों की रचनाएं लोक मंगल का विधान करने वाली हैं। इन कवियों ने लोकहित को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। तुलसी ने तो कविता का उद्देश्य ही लोकहित स्वीकार किया है। कीरत मनित भूतिमल सोई, कीरत मनित भूतिमल सोई, सुर सर सब वह हित होई। अर्थात वही कविता श्रेयस्कर होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कबीर का संपूर्ण काव्य लोकहितकारी है। समाज की कुरीतियों, पाखंड एवं अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। आचरण की सभ्यता एवं कर्म की पवित्रता पर बल देने वाले कबीर ने अपने उपदेशों में लोक मंगल का विधान करने का पूरा प्रयास किया है। सूरदास के काव्य में लोक रंजन की प्रवृत्ति विद्यमान है। कृष्ण के मधुर रूप की झांकी अंकित करते हुए उन्होंने जनमानस में प्रेम, माधुर्य एवं सौंदर्य की प्रतिष्ठा की। जायसी ने सांस्कृतिक धरातल पर हिंदू मुस्लिम एकता का विधान करते हुए लोकमंगल की चेष्टा की। भक्तिकाल के इन कवियों का ध्यान जहाँ लोकहित पर केंद्रित रहा वहाँ रीतकाल के कवियों ने इस ओर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया। आदिकाल के कवियों पर भी वह आक्षेप किया जा सकता है कि उन्होंने लोकहित पर अपनी दृष्टि केंद्रित नहीं की। तीसरा हेडिंग है आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का समन्वय। भक्तिकालीन काव्य में आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का अपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है। तुलसी का रामचरितमानस हिंदू धर्म की व्याख्या करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक हिंदू के पूजा घर में स्थान प्राप्त कर चुका है। यही नहीं अपितु इस ग्रंथ के प्रति जनसाधारण की इतनी श्रद्धा है कि इसे विघ्न विनाशक मानकर इसके अखंड पाठ आयोजित किए जाते हैं। रामचरितमानस में भारतीय धर्म एवं संस्कृति की सुंदर व्याख्या की गई है तथा आध्यात्मिक विषयों को सरस बनाकर साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ अपनी उच्च कोटि की काव्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कबीर के काव्य में भी उपदेश एवं आध्यात्म की प्रधानता है। मानव धर्म की व्याख्या करते हुए इस क्रांतिकारी कवि ने एक ऐसा मार्ग प्रतिपादित किया जो सबके लिए हितकारी हो सकता है। वे यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे तथापि अपनी बात को कहने में बड़े कुशल थे। यहाँ तक कि आलोचक उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहने के बाध्य हुए। सूरदास के पदों में भी आध्यात्मिक विषयों का उल्लेख है तथा उच्च कोटि के काव्यत्व के दर्शन होते हैं। इन कवियों की उक्तियां दार्शनिक विषयों का कथन मात्र नहीं है अपितु उनके जीवनानुभव से प्राप्त सहज अनुभूति से उत्पन्न विचारमणियों का संकलन है। चौथा, समन्वयवादी प्रवृत्तियाँ। भक्तकालीन कवियों की एक
प्रमुख प्रवृत्ति रही है समन्वयवाद। विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास अपने काव्य में समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण लोकहित हुए हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे, क्योंकि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका रामचरितमानस आदि से लेकर अंत तक समन्वय की विराट चेष्टा है। इस प्रवृत्ति के द्वारा उन्होंने समाज में व्याप्त द्वंद्व को समाप्त करने में सराहनीय योगदान किया। सगुण और निर्गुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय आदि उनके काव्य में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। कबीर काव्य में भी समन्वय की चेष्टा धार्मिक धरातल पर की गई है। हिंदू मुसलमान जिस ईश्वर को राम और रहीम के नाम से अलग अलग पुकारते हैं, वह मूलतः एक है। द्वय जगदीश कहाँ तय आया, कहु कौने भरमाया कहकर समन्वय की चेष्टा की गई है। भक्त कवियों का यह समन्वयवाद वस्तुतः एक ऐसी विचारधारा है जो विग्रह को समाप्त कर आदर्श व्यवस्था को स्थापित कर सकती है। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण भी ये कवि जनता में लोकप्रिय बने हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कालों के कवियों ने समन्वय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः अपनी इस विशेषता के कारण भी भक्तिकाल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग माना जा सकता है। पांचवा हेडिंग है भाव पक्ष एवं कला पक्ष का संतुलन। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का सबसे प्रमुख कारण है इससे उपलब्ध भाव पक्ष एवं कला पक्ष का संतुलन। इस काल के साहित्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का मणिकांचन संयोग हुआ है। भक्त कवियों का अनुभूत पक्ष जितना सशक्त है, अभिव्यक्ति पक्ष भी उतना ही सबल है। तुलसी के काव्य में जहाँ एक से एक मार्मिक एवं भावुक प्रसंग हैं, वहीं उनकी काव्य कला भी उच्च कोटि की है। भाषा, अलंकार, छंद योजना, संगीतात्मकता सभी दृष्टियों से भक्ति साहित्य अपूर्ण है। सूरदास, नंददास, कबीरदास, हित हरिवंश, मीरा, रसखान जैसे भक्त कवियों के काव्य में भाव पक्ष की जितनी गहनता है, उतनी ही उत्कृष्टता उनके कला पक्ष में भी विद्यमान है। दूसरी ओर रीतकाल काव्य में यह संतुलन बिगड़ गया है। रीतकाल में कविता सुंदरी को अलंकृत करने का जी तोड़ प्रयास किया गया, परिणामतः वह अलंकारों के बोझ से ऐसी दब गए कि उसका प्रकृत सौंदर्य ही नष्ट हो गया। भाव पक्ष की दृष्टि से रीतकालीन कविता भक्तकालीन कविता के समक्ष नहीं टिक सकती। बिहारी, घनानंद एवं देव जैसे कवि भी तुलसी, सूर और कबीर की तुलना में हेठ ठहरते हैं। कबीर आदि निरक्षर कवियों में यद्यपि भाव पक्ष की प्रधानता है, फिर भी उनका कला पक्ष काव्य की रमणीयता जैसे उपादानों से शून्य नहीं है। प्रबंध, गीत, मुक्तक आदि सभी काव्य रूपों से सुसज्जित भक्तकालीन काव्य में भावों की सहज स्फुरण और कला का सहज उद्रेक दिखाई देता है। उसके बाद हेडिंग है भाषा सौंदर्य। इसमें लिखेंगे भक्तकालीन काव्य में भाषा के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य रचना करते हुए उसे सरस, मधुर, कोमल बनाते हुए व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। परिणामतः वह परिवर्ती हिंदी साहित्य में रीतकाल तक ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रारंभिक चरण तक कविता पर एक छत्र अधिकार जमाए रही। सूरदास, नंददास, रसखान की भाषा अपनी कलात्मकता, सरसता एवं मधुरता के कारण रीतकालीन कवियों की भाषा से श्रेष्ठ है। राम भक्त कवियों ने तथा सूफी कवियों ने यद्यपि अवधि का प्रयोग किया, तथापि उसमें भी ब्रजभाषा जैसे
जैसा माधुर्य एवं पदलालित उत्पन्न कर दिया। तुलसी एकमात्र ऐसे समर्थ कवि थे जिन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था। उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधि अवधी भाषा में तथा कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना सरस ब्रज भाषा में की है। कबीर की भाषा में विभिन्न बोलियों का मिश्रण होने के से एक रूपता नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे सधुकड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा सामर्थ्य को व्यक्त करने हेतु उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। 7वां हेडिंग है भारतीय संस्कृत का उद्घोषक। इसमें लिखेंगे भारतीय संस्कृत का वास्तविक स्वरूप भक्तिकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। भक्तिकाल के कवि भारतीय संस्कृत, सभ्यता, आचार विचार, रीति नीति, धर्म दर्शन के व्याख्याता हैं। तुलसी का रामचरित मानस भारतीय संस्कृत का कोश कहा जा सकता है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृत की यथेष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए भक्ति साहित्य का अनुशीलन करना पर्याप्त है। इन कवियों की भांति राधा कृष्ण की विलास लीलाओं का चित्रण मात्र नहीं किया, अपितु भगवद भक्त के माध्यम से भारतीय धर्म एवं संस्कृति को काव्य रूप में प्रस्तुत किया। भक्तिकाल का साहित्य जनता का उन्नायक, प्रेरक एवं दिशा धारा निर्देशक बना तथा भारतीय विचारधारा का पोषक होने के कारण जन सामान्य से समादृत हुआ। इस प्रकार यह प्रश्न समाप्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।